हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? यस, टू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल विजिबल टू एवरीवन ऑफ यू, राइट? जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस, परफेक्टली ऑडिबल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। ओके, क्या कह रहे हो? देर कर दिया आते? यस, देर करनी थी बेटा, देर हो गई, राइट? चलिए, ऑलराइट, बहुत दिनों के बाद अपन मिल रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सेशन, राइट? कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं आ नहीं पा रहा था, राइट? एंड आई थिंक राइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट, आई विल बी रेगुलर टू द क्लास। चलिए, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल कैम ग्रेस में। आई होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल डे सो फार, राइट? मजेदार रहा आज का दिन? चलिए, डू लेट मी नो। वंडरफुल। चलो, चलिए, स्वागत करता हूँ बेटा आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल कैम क्रेज में। एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन, राइट? एंड विल कंटिन्यू विद दिस सेशन, राइट? अपन अब रेगुलर क्लासेस रहेंगी, किसी भी तरह की कुछ भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी गिने को, राइट? खुद भी छुट्टियां नहीं लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट? चलिए, so let's start with the session now. Everyone please grab the pen and paper so that you can take notes of what we are going to learn in today's session. Notes are very important बच्चों, तो नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। कहीं पे डाउट्स हो, प्लीज टू लेट मी नो ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई मेक श्योर कि आई रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? चलिए, एंड डिफरेंट पेजेस हैं, all those pages are also included in the description, right? You can use those pages in order to get the clarification about any kind of query, doubts as well, right? चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग चैनल इफ यू आर न्यू, right? At the same time, if you are enjoying this session only, then only do like, share and subscribe this channel. Also share it with your friends so that उनको भी ये सारे कंटेंट मिले, उनको भी चाहिए समझ में आए। एंड यू ऑल, राइट, फ्रेंड्स एक साथ ग्रो करो, राइट? चलिए, शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो आज के सेशन में बच्चे अपन क्या करने वाले हैं, लेट अस सी। लेट फर्स्ट सी, आज के सेशन में सबसे पहले अपन प्रीवियस क्लास के प्रीवियस सेशन में जो भी हमने पढ़ा है इनको रिकैप करने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद टुडेस सेशन। क्लियर है? चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस सेशन में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बातें हमने की थी बेटा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमने समझा था एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, राइट? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और इनके रिलेटेड अपने डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस की बातें की थी। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ा था। विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस, राइट, इन सब एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने डिफरेंट तरह के ग्राफ्स को भी ड्राइव किया, राइट? अगर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूं, अगर आपने लिया था कि एक कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेट अस सपोज, ओके, जस्ट अ मिनट, राइट? तो हमने क्या देखा था बच्चे, हमने इनके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस हमने देखा था। सबसे पहले हमने देखा था रेट, हमने फाइंड आउट किया था, एंड दैट इज डिफरेंशियल रेट हमने फाइंड आउट किया था। और वो क्या आ गया था आपके पास? दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस rate of change of molar concentration of the reactant with respect to time, right? ये हमने रिप्रेजेंट किया था, एंड दैट इज इक्वल्स टू के। और यहाँ पे क्या आ गया था आपके पास? पावर 1 आ गया था किसी रिएक्टेंट के, जिसपे हमने बोला कि ऑर्डर 1 था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे पावर आपके पास क्या आ गया था? 1 आ गया। ये हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। और ये आपके पास क्या था? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने इनको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रल इक्वेशन भी लाया, और इंटीग्रल इक्वेशन जब आप लाओगे दैट इज ln, जस्ट अ मिनट, दैट इज ln, और आपने यहां पे लिखा r, राइट? अच्छा, आप इसमें दो तरह से लिख सकते हो। अगर मैं आप यहाँ पे RT और R0, राइट, लेकिन माइनस साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे RT लिखा माइनस ln R0 लिखा, और ये क्या है? इनिशियल और एट द टाइम t पे इसका मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के, राइट? ये आपके पास क्या हो गया था? ये आपके पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब फिर इनको अगर मैं चेंज करूं बेटा, राइट, ln में है, अगर मैं इनको एक एक फॉर्म में कन्वर्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? सीधा मैं लिख रहा हूं RT, molar concentration of RT is equal to initial molar concentration of the reactant into e raised to the power of minus kT आ जाएगा। और दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपने देखा था, और इनके बेस पे हमने
इस पार्टिकुलर इक्वेशन के बेस पे और इनके बेस पे हमने बहुत सारे ग्राफ्स ड्रॉ किया था। एक ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एक ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, दैट वाज राइट एल एन आर टी, और वर्सेस मैंने किसके टाइम टाइम के एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया था बच्चे, और आपने देखा था ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था जहां पे स्लोप क्या आ रहा था, स्लोप इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस के। और अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं बेटा, ये इंटरसेप्ट की बात करूं तो ये क्या आ गया था, फिर एल एन आर नॉट आ गया था। क्या आ गया था, एल एन आर नॉट आ गया। ये हमने देखा था। इनके साथ ही अपन ने अदर अदर तरह के भी हमने क्या किया था, आपने डिफरेंट फॉर्म से ग्राफ आपने ड्रॉ किया, राइट। अगर मैं बात करूं, एक ग्राफ आपने प्लॉट किया था, बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूं बेटा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिकैप हो जाए बस। एल एन, राइट, अगर मैं ले लूं आर नॉट अपॉन आर टी की अगर मैं बात कर लूं बेटा, और इनको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा जिसका स्लोप क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इनके साथ ही आपने फिर डिफरेंट तरह की इक्वेशंस को फाइंड आउट किया। अगर मैं बेसिक से बात करूं, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इनटू लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था बेटा, जिनके हेल्प से आप रेट कांस्टेंट एट द सेम टाइम टाइम भी निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे k लिख दूं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर टी, तो यहां से आप क्या निकाल पा रहे थे, यहां से आप के रेट कांस्टेंट की वैल्यूज भी निकाल पा रहे थे। अगर आपके पास इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो एट द सेम टाइम, राइट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी हो। क्लियर। इसके साथ ही आपने इसके हाफ टाइम लाइफ की भी अगर आपने बातें की थी, राइट, और आपको टी हाफ 50%, राइट, या हाफ लाइफ पीरियड की अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ गया था, एल एन 2/k आ गया था बच्चे, और इसी की वैल्यू क्या आ गई था, अगर मैं देखो 2.303 log 2 बाय के, और इसे और आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 0.693 बाय के, और यहां से आपको पता चला था टी हाफ ये क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे तो किसी भी तरह की नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंट मोलर कंसंट्रेशन आप बोलोगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आप बोलोगे। ये आपने देखा था। इनके साथ ही अगर मैं कुछ और चीजों को आपको याद दिलाऊं बेटा, राइट, अब इनके साथ ही आपके पास बहुत तरह के T75% भी हमने देखा था, राइट, और T75% आपको आया था 2 टाइम्स T50%, अगर आपको याद हो, राइट। इसके साथ ही हमने क्या किया था, T90% भी किया था। बिल्कुल सिंपल सा बेटा, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा। आई होप कि आपने इन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपको समझ में आया होगा कितना इजी कॉन्सेप्ट है। और मैं क्यों बोलता हूँ कि ये ऐसे चैप्टर है बेटा, एक ऐसे चैप्टर है जो आपको इजीली फ्री पॉकेट का आपको क्या मार्क्स देके जाएगा, राइट। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान दें। और अगर मैं 90% की बात करूं, राइट, तो आपने देखा 90% की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर नॉट 100 अगर लोगे, टी आर टी क्या आ जाएगा 10, राइट, 10 ही बचेगा, तो ये log 10 आ जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, लेट अस सपोज 2.303 अपॉन के log क्या आ जाएगा, अगर मैंने आर नॉट 100 लिया और आर टी 90 कंज्यूम हो गया, 10 बचा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 2.303 बाय के इंटू log 10 आ जाएगा, राइट। क्लियर है समझ में। और अगर मैं log 10 की बात करूं, बेस भी 10 में क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2.303 बाय के। क्लियर है। इसी तरह से K99 और K90%, राइट, K99 आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, K99% और सॉरी T99% और T90% का रेशियो ये 2 आता है। ये सारी चीजें हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको इन सारी चीज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता है। आपने इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने किए होंगे, राइट। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज सेशन, आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि आज अपन क्या क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, राइट, लेक्चर नंबर 5, जिसमें आप समझोगे कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। इनके साथ ही
आप समझोगे डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इनकी क्या क्या डिपेंडेंसी है, ये आप समझोगे। डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, इसे आप समझने की कोशिश करोगे। एंड रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर की बात करेंगे। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का अपने समझेंगे। और इन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी फॉर्म में पूछे जा चुके हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को अपन उन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन डियर स्टूडेंट। सो हियर इट इज, एवरीवन प्लीज ग्रैब द पेन एंड पेपर। मैं बार बार कह रहा हूं, पेन एंड पेपर लीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपरली, राइट। वीडियो को पॉज कीजिए, राइट, नोट्स बनाइए। कहीं पे समझ में नहीं आता है, प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स, ऑल योर कंसर्न इन द चैट, राइट, इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिस्पॉन्ड टू ईच वन ऑफ यू, राइट। कॉलिजन थ्योरी की अगर मैं बात करूं बेटा, कॉलिजन थ्योरी सबसे पहले दिया किसने था? मैक्स एंड विलियम लुइस ने इसे दिया था, राइट, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके बाद इस थ्योरम में अपने को समझना क्या है। सबसे पहली बात, सारी की सारी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जो आपको समझना है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होता है, दिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। उनमें से एक फैक्टर ये भी है कि प्रॉपर क्या होना चाहिए, कॉलिजन होना चाहिए। जब तक प्रॉपर कॉलिजन नहीं होगा आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। सो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की, अगर मैं बात करूं, राइट, कोई भी रिएक्शन जब ही होगा जब कॉलिजन होगा। क्या होगा? कॉलिजन होगा। किनके बीच में? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में। किनके बीच में? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, राइट। जो भी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, जब तक एक प्रॉपर दोनों के बीच में एक प्रॉपर कॉलिजन नहीं होगा, इफेक्टिव कॉलिजन, अगर मैं आपको इजीली समझाऊं, इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा, आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको पार्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द सेम। मूविंग अहेड, अगर मैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूं, मॉलिक्यूल्स सबसे पहले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इनको कैसा अज्यूम किया गया? हार्ड स्फीयर। कैसा अज्यूम किया गया? हार्ड स्फीयर। हर एक मॉलिक्यूल्स जो भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनको हार्ड स्फीयर के फॉर्म में अज्यूम किया गया है। और फिर राइट, पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, राइट। जब तक एक प्रॉपर, राइट, कोलिजन नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिल सकते। अब देखो, टोटल अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, राइट, पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड की बात कर रहा हूं। जितने कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ द कोलिजन पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम, राइट, एंड दैट इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसी को अपन क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसे अपन थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से बच्चे। अब अगर मैं बात करूं रेट की, बात करूं, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड ए बी इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ ई ए अपॉन आर टी। अब समझते हैं, अगर मैं जेड ए की बात करूं, मैं किनकी बात करूं? मैं जेड ए बी की अगर मैं बात करूं, तो जेड ए बी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या रहता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और आपको मैंने अभी बताया कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ द कोलिजन पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? अब मैं आगे मूव करता हूं। आपके पास ये एक कंप्लीट टर्म है और दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इनके बेस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और इन्हीं के बेस पे, राइट, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनके बेस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ई ए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, आर ए गैस, सॉरी आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है। मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं इस पूरे टर्म की बात कर रहा हूं और जब मैं इस पूरे टर्म की बात करता हूं बेटा, तो यहां पे आपको एक छोटा सा एक टर्म आ जाता है जो आपको पता होना चाहिए, और वो कहता है कि e रेज टू द पावर ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये होल टर्म रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, fraction of molecules, right, having energy greater than or equal to, having energy
ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेटा पूरा लिखना है क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस सेंटेंस, जिस सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी सेंटेंस के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, किसके बराबर, ई ए के बराबर आ जाता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर आ जाता है। अपन इसके बेस पे समझेंगे। अब जब मैंने बात किया कि हर कॉलिजन, राइट, आपको ये जरूरी नहीं है कि जो भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है जो आपस में कोलाइड कर रहा है, हर एक कॉलिजन आपको एक इफेक्टिव प्रोडक्ट देगा, राइट। वो भी डिपेंड करता है, राइट, किस प्रोबेबिलिटी के साथ आपको कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन होगा, और वो इफेक्टिव कॉलिजन आपको क्या देगा, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट देगा। तो सबसे पहले समझते हैं इफेक्टिव कॉलिजन होता क्या है। कॉलिजन which are capable of converting reactant into product is called effective collision। इफेक्टिव कॉलिजन वैसे कॉलिजन है जो आपको रिएक्टेंट को मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट को आपको प्रोडक्ट आपको देंगे, राइट। वो ऐसा कॉलिजन है जो आपको क्या कर रहा है, रिएक्टेंट को मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको आंसर कर रहा है, प्रोडक्ट आपको दे रहा है। अब तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, यहां पे z रेट इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला रहेगा, z a b, राइट, e रेज टू द पावर ऑफ माइनस e a अपॉन r t। लेकिन यहां पे अपन एक यूज कर लेते हैं p, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इफेक्टिव कॉलिजन। क्या हो जाता है, ये p आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, राइट। ये p आपके पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, राइट। समझ में आई बात है। आई होप कि आप सबको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। किन्हीं को डाउट्स अगर हो, प्लीज पुट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है, आपको समझ में आ गया कॉलिजन थ्योरी को किसने दिया था, राइट। ये होता क्या है, इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है, राइट, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और इसे अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं। और समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दैट इज e रेज टू द पावर ऑफ माइनस e a अपॉन r t, जो बताता है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। अब चलिए, दो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको पता होना चाहिए, जिसे आप बोल सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, राइट। और ये आपको पता होना चाहिए, इन्हीं दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस की वजह से इफेक्टिव कॉलिजन होता है और आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। पहला क्या है कि जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होगा, इनके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, राइट, जिसे अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, जिनकी वजह से रिएक्शन होंगे, राइट। सेकंड क्या है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, राइट। जो भी रिएक्टेंट, राइट, जो भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहा है, आपको वो कोलाइड होना चाहिए। और कैसा कोलिजन होना चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, जिसके बाद वो क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है और आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्लियर। लेकिन यहां पे देखो इनइफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। मतलब इनइफेक्टिव कोलिजन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनका ओरिएंटेशन सही नहीं है, राइट। ओरिएंटेशन सही नहीं होने की वजह से इनका कॉलिजन भी कैसा हो जाएगा, इनइफेक्टिव कॉलिजन होगा और आपको किसी भी तरह का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो दो चीजें जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन, क्योंकि मुझे मतलब किनसे है, इफेक्टिव कॉलिजन से। इफेक्टिव कॉलिजन ही आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट देगा। और ये इसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ जाते हैं। एक तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसे अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला। दूसरा, प्रॉपर क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से इफेक्टिव कॉलिजन होगा और उन्हीं इफेक्टिव कॉलिजन की वजह से आपको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया। नाउ लेट अस सी अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, राइट, और उनको अपन सॉल्व करते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एंड आई नीड एवरीवन्स रिस्पांस ओवर हियर। बेटा वीडियो को पॉज कीजिएगा, राइट, पॉज कीजिएगा, अपने से पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियोस को, राइट, रिज्यूम करके फिर आप उसे सॉल्व करेंगे, राइट, अगर कहीं भी डाउट होगा। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन दे रखा बेटा इज दिस मच। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या दे रखा है आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है 209.5
किलो जूल मोल इनवर्स पर मोल। अब इसका टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर कितना था एट 581 केल्विन। आपको क्या कैलकुलेट करना है देखना, सेम क्वेश्चन मैंने आपसे बोला है, राइट। और एनसीईआरटी ने इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो आप इन पे दीजिए ध्यान दीजिए। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई, राइट। तो ये सेंटेंस के बेस पे, इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझिएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी, क्या कहें, greater than or equal to E। क्या मैंने स्टेटमेंट बताया बच्चे, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू e रेज टू द पावर ऑफ माइनस EA अपॉन R। बिल्कुल सिंपल सा, बस इस पे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करने हैं, और कैलकुलेशन आपको पता है कितना गंदा कैलकुलेशन होगा, तो आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है यहाँ पे, जब तक देखो बच्चे, राइट, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, कैलकुलेशन आपको परफेक्ट करना है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सॉल्व करोगे तो चीजें और आसान होंगी। हो सकता है कहीं पे आप अटको, कहीं पे फंसो, तो आई एम हियर टू सॉल्व एवरीवन्स प्रॉब्लम, राइट। तो प्लीज ड्रॉप दोस प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट। लेकिन ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है, राइट। क्या दे रखा है, रेट गैस कांस्टेंट दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास, टी दे रखा है। आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है, और आपको यहां से पता चलेगा द फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, समझ में आई बातें? आई होप कि आपको समझ में आएगा। प्लीज सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर पुट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नथिंग बट नोन एज द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। और आप ऐसा मानो कि इस तरह के आजकल जो क्वेश्चंस आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको पूछे ही जाएंगे, आप ना समझ के चलो, राइट। बेसिक से डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन पता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे हीट क्या होता है, बाहर निकलते हैं। एंडोथर्मिक में हीट आप क्या होता है, वो पार्टिकुलर रिएक्शंस हीट को एब्सॉर्ब करता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट्स का यूज होगा, राइट, और थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स, राइट। दोनों इंटरलिंक्ड है, राइट, और इनके अकॉर्डिंग फिर अपन आगे मूव करेंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड बोथ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपने इनके ग्राफ को समझ लिया, सो एवरीथिंग इज इजी, बिल्कुल आसान है, आप इजीली इसे कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, इधर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं और इधर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं। जब मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं, किन की बात कर रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो समझ लो सबसे पहले जो भी डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन जो भी होगा, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब एच, राइट, एच पी माइनस एच आर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा। इसे अपन क्या कर सकते हैं बच्चे, क्या मैं बोल सकता हूं एच पी इज HP, जस्ट a minute, HP क्या आ जाएगा बच्चे, HP क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन HR। इसका मतलब है जब मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और रिएक्टेंट का एनर्जी कम होगा। तो आइए, बिल्कुल बेसिक है, लॉजिकली चलेंगे बच्चे, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, राइट, एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया। यहां पे क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो या सिंपल एनर्जी डाल लो। यहां पे क्या आ जाएगा, जो भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं यहां पे आ जाएगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, राइट। और आपको क्या बोल रहा है, क्या प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब, राइट, अगर लेट अस सपोज ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। समझना बच्चों बहुत आसान है।
और आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट है। अब चलो समझते हैं। अब मुझे ये क्या आ गया, ये मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट आ गया, राइट। और मुझे रिएक्टेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट के पास पहुंचाना पड़ेगा, फिर वहां से क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। क्या आ जाएगा इसे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर। सेकंड, अब देखो अगर मैं यहां की बात करूं, इसकी बात करूं, मैं इसकी बात करूं, राइट। जब रिएक्टेंट फॉर्म हो गया, अगर मुझे सॉरी प्रोडक्ट जब फॉर्म हो गया और मुझे प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। क्या आ जाएगा, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब इनके साथ ही समझना, मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात करूं, मैं किन की बात कर रहा हूं बच्चे, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, समझिएगा, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। और ये जो गैप आपके पास आ जाता है दैट इज द डेल्टा एच। यही क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। अब समझिएगा, राइट। अब तो या तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखिए बिल्कुल मैथमेटिकली लॉजिकली देखो, ई ए, राइट, ई ए पर क्या, ये पूरी वैल्यू से बच्चे यहां से लेके यहां तक। तो अगर मैं बोलूं ई ए फॉरवर्ड एफ, राइट, इज इक्वल टू ई ए बैकवर्ड प्लस डेल्टा एच। और ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ये आप मॉड में लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलो। क्लियर। तो यहां पे आपको एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, और वो रिलेशन किसके किसके बीच में है, राइट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, और ये क्या देगा, चेंज इन द एनर्जी। क्लियर है। आगे मूव कर रहा हूं, मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है डेल्टा एच आर एक्स एन, मतलब रिएक्शन, राइट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब एच पी माइनस एच आर की वैल्यू अगर मैं बात करूं बच्चों, दिस इज इक्वल टू लेस देन 0, और इसे मैं फर्दर करूं तो एच पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन एच आर आ जाएगी। मतलब जो प्रोडक्ट के एनर्जी होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो जब आप यहां पे ग्राफ प्लॉट करोगे, यहां पे रटने की कोई भी बातें नहीं, अगर आपको ये लग रहा है उसे रटना पड़ेगा, आप थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कीजिए बच्चे, आपको इजीली समझ में आएंगे, राइट। अब क्या कह रहा है मुझे, प्रोडक्ट का, राइट, जो भी एनर्जी होगी, यहां पे मैंने क्या किया, एनर्जी लिया है, और वाई एक्सिस पे एनर्जी लिया है, एक्स एक्सिस मैंने क्या कर लिया है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया, क्या ले लिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया है, और फिर मैं दोनों को प्लॉट करूंगा। मुझे क्या है, जो प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगी वो क्या है, कम है, और रिएक्टेंट का ज्यादा होगा। तो मैंने रिएक्टेंट ऐसे कुछ यूं एज्यूम किया, और प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। क्या है आपके पास, प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे ये क्या, ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया, ये क्या आ गया, ट्रांजिशन स्टेट आ गया, क्या आ गया, ट्रांजिशन स्टेट आ गया। अब ये जो एनर्जी है, समझिएगा मेरी बात, ये जो एनर्जी है यहां से लेके रिएक्टेंट से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक, ये क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और ये सिमिलरली ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और दोनों के बीच का जो गैप आएगा बच्चे, दिस इज डेल्टा एच, राइट। अब अगर मैं बात करूं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच, राइट। तो ये दोनों चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बेस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिनकी संभावनाएं हैं, इनको अपन नेक्स्ट स्लाइड में अपने समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, राइट। इनके बीच में क्या क्या रिलेशन आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन अलोंग विद द चेंज इन द, राइट, एंथैल्पी चेंज जो भी आ जाएगा, इसमें क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं बच्चे, और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। गिवन, क्या कह रहा है आपके पास, गिवन following diagram for the reaction A plus B gives C plus D, the enthalpy change, आपसे क्या पूछ रहा है बच्चे, enthalpy change, that is change
इन H एंड द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज E, की बात कर रहा है आपसे फॉर द रिवर्स रिएक्शन। समझिएगा, आप क्वेश्चन को बहुत बार आप ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी में, आपके जो स्टैंडर्ड है उनको लेके चल लेते हो और आप रिजल्ट गलत लेके आ जाते हो। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, रिवर्स रिएक्शन है, राइट। तो रिवर्स रिएक्शन किस क्या है, C प्लस डी गिविंग यू A प्लस B आर रिस्पेक्टिव। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे आ जाऊं बच्चों, आ जाओ इधर। सबसे पहली बात मेरे पास क्या है, ए बी है और आपको क्या प्रोडक्ट सी डी दे रहा है, राइट। ये देखो, ये मेरे पास जेड है, ये वाई है और ये आपके पास क्या है, एक्स है, राइट। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहला पूछा जा रहा है कि इंथैल्पी चेंज क्या होगा, क्या होगा, इंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच की वैल्यू पूछता है आपसे। डेल्टा एच क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये जो गैप होता है दैट इज नोन एज द क्या, डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज। और यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, देखो क्या है, वाई है, क्या है यहाँ पे, वाई है। तो डेल्टा एच दैट इज इंथैल्पी चेंज, यहां पे क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए। मतलब मुझे क्या करना है, सी डी को मुझे ए बी में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किस ओर होगा बच्चे, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये पूरा और ये पूरा दोनों ऐड करोगे दैट इज एक्स प्लस वाई, राइट। तो इतने बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ लॉजिकली चीजों को सोचना है, राइट। इंटरलिंक्ड करना है, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो या केमिकल काइनेटिक्स हो, दोनों को इंटरलिंक्ड करो, एक रिजल्ट पे, एक लॉजिक पे आओ एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, राइट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन बच्चे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको ये भी ध्यान में रख के चलना है कि किस तरह के रिएक्शंस है। यहाँ पे देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, जो क्या दे रहा है, ए क्या दे रहा है, ए रिएक्टेंट है, बी दे रहा है प्रोडक्ट आपको, इस 80 किलो जूल पर मोल, राइट। द हीट ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू भी दे रखा बेटा यहाँ पे देखो, -200 किलो जूल पर मोल। आपसे पूछा जा रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शंस बी गिविंग यू ए, दैट इज रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा है, इन किलो जूल पर मोल क्या आएगा ये आपको बताना। तो बेसिक सी चीज है, डायग्राम वाइज समझना है बच्चे, इस वजह से मैंने आपको इतनी मेहनत से डायग्राम समझाया है। डायग्राम वाइज चलोगे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, राइट। डायग्राम वाइज कैसे चलो, कैसा है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है डेल्टा एच क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब HP माइनस HR की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। मतलब HP इज लेस देन HR आएगा। मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो क्या होगा, कम होगा, राइट। ऐसा ही होगा किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो चलिए मैं यहां पे ग्राफ बनाता हूं। मैंने एक ग्राफ बनाया बच्चे, यहां पे मैंने y एक्सिस पे मैंने एनर्जी रखी और x एक्सिस पे मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, जो भी रिएक्शन प्रोग्रेस या कोऑर्डिनेट मैंने यहां पे रख दिया। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है इनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। चलो कुछ ऐसा मैंने बना लिया, ये रिएक्टेंट है बच्चों और ये क्या मेरे पास प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट में क्या दे रखा है मेरे पास, ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है। और ए किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो मेरे पास, मेरे से क्या पूछा गया है, मेरे से इसने पूछा है कि आपके पास 80 किलो जूल क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, किसके लिए, ए टू बी की बात कर रहा है। मतलब इसकी बात, अगर ये मान लो बच्चे ये मेरे पास क्या ट्रांजिशन स्टेट है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 किलो जूल पर मोल दे रखी है। क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है बच्चे, इनके बीच का गैप, अगर मैं ले लैंग्वेज में बोलूं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मोड में लेना है, मोड 200 किलो जूल। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन B to A,
मुझे इनके एक्टिवेशन एनर्जी बताना है, बी को मुझे ए में कन्वर्ट करना है, रिवर्स डायरेक्शन में चलना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड प्लस क्या आ जाएगा डेल्टा एच। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड कितना है 80 और डेल्टा एच क्या है 200, आप ऐड करोगे दिस इज 280 किलो जूल पर मोल। क्या आ जाएगा 280 किलो जूल पर मोल। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स डायरेक्शन, राइट, या फिर बी को ए में कन्वर्ट करने के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 280 किलो जूल पर मोल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी को डाउट्स अगर हो प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट। आई विल बी मोर देन हैप्पी इन टेकिंग एवरीवन्स डाउट, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं बच्चों, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं बच्चों, वीडियो पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, मुझे आंसर कीजिएगा। द पोटेंशियल डायग्राम फॉर द रिएक्शन आर गिविंग यू पी इज गिवन बिलो डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी। मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे डेल्टा एच की वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो मैं यहां पे, अब देखो यहां पे बिल्कुल आप यहां पे देखो क्या मैं लिख सकता हूं, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच, कुछ ऐसा ही आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या है सी आ जाएगा, और आपसे क्या पूछा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, तो ये क्या आ गया बी आ गया, प्लस डेल्टा एच क्या है ए। आपसे क्या पूछा गया, डेल्टा एच की वैल्यू पूछा गया, मतलब ए की वैल्यू पूछी गई, ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। क्या आ जाएगा सी माइनस बी। तो एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी डेल्टा एच फॉर दिस गिवन ग्राफ जो दे रखा है आपके पास, क्या आ जाएगा सी माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सी माइनस बी आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया, राइट। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है बच्चों, राइट। लॉजिकल वे में जाइए कि ये समझना आसान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की, अगर मैं बात करूं डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं, सबसे पहले समझ लो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, राइट, रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्स्ट्रा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को अपन क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये किन किन पॉइंट्स पे, राइट, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। समझिए नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखो बच्चे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट होंगे। जब डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट होंगे, इसका मतलब उनके पास डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे, और जब डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे इसके वजह से आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज मिलेंगी, जिसके वजह से मुझे डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जिनको ब्रेक डाउन करके अपन को क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के रिएक्टेंट है, नेचर पे डिपेंड करता है। अलग तरह के रिएक्टेंट के पास अलग तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी होंगे, और उन डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें को क्या चाहिए, डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। पहले अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, समझना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट की बात करूं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता है एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में उनके पाथ को ऑल्टर करता है, चेंज करता है, और आपको कभी अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत फास्ट करता है, राइट, और आपको इजीली क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर कैटलिस्ट कैसा है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, दैट इज इनहिबिटर है, तो पाथ को चेंज करता है और उस पार्टिकुलर रिएक्शन को आप प्रोडक्ट पाने के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। एक मैंने यहां में ग्राफ मैंने प्लॉट किया, आप इसे समझो, राइट। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन रखा, वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया, डिफरेंट एनर्जीज रखी। यहां पे देखो मिडिल वाला कर्व देखो, ये क्या है मेरे पास, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। जब एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है तो यहां पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट है। मैंने क्या किया, पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया,
राइट। जब मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, ये रिएक्शन बहुत इजीली कैरी आउट होगा और आपको प्रोडक्ट देगा। अब मैंने क्या किया कि जैसे मैंने क्या किया, एक इनहिबिटर्स मैंने डाल दिया, नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया। जैसे मैंने इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट डाला, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पाथ चेंज होके यहाँ पे पहुंच गया और इनका जो एक्टिवेशन एनर्जी था ये बहुत ज्यादा हो गया। और जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो वो पार्टिकुलर रिएक्टेंट राइट आपको प्रोडक्ट तो देगा, लेकिन उसमें क्या लगेगा, उसे टाइम लगेगा, जिनकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने पड़ेगा। तो ये दो फैक्टर्स थे जिसपे एक्टिवेशन एनर्जी क्या डिपेंड कर रहा था। पहला, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट राइट, किस तरह की रिएक्टेंट इस पे। सेकंड, आपके पास क्या था, प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, जिसको हमने डिस्कस किया राइट। आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी राइट। अब इस पार्टिकुलर कोलिजन थ्योरी की बात को, इनके क्या क्या लिमिटेशंस हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले, ये एक तो गैसियस रिएक्शन, दूसरा गैसियस रिएक्टेंट, दूसरा क्या है कि एक ऐसे रिएक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल है जहां पे सॉल्यूशन या गैस के फॉर्म में अवेलेबल हो, पहली चीज। दूसरा चीज, यहां पे क्या माना गया, एप्लीकेबल फॉर सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल था, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। दूसरा लिमिटेशन, दैट इज ड्रॉबैक। और तीसरा अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या माना गया, जो भी मॉलिक्यूल्स था इनको हार्ड स्फीयर माना गया, और जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट था किसी भी मॉलिक्यूल को, इनको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। तो ये थ्री बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थे। किनकी लिमिटेशंस थे, तो ये कोलिजन थ्योरी के लिमिटेशंस थे जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट। तो सबसे पहले समझते हैं आपके पास क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शंस राइट। सबसे पहला क्या है आपके पास, सबसे पहला आपके पास आ जाता है राइट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। उनमें से जो सबसे पहला स्टेज, सबसे पहला फैक्टर आ जाता है, दैट इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। उनमें से भी सबसे पहले कौन आ जाएगा, फिजिकल स्टेट। आप इन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपके पास जो भी रिएक्शंस हैं राइट, जो भी रिएक्टेंट है उनका स्टेट कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपके पास क्या आएगा, सॉलिड आएगा, लिक्विड आएंगे और गैस, ये थ्री स्टेट्स हैं आपके पास। आपको पता है कि सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है राइट, और सबसे कम किसके पास होता है, सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके पास कम होता है, गैस के पास होता है। तो गैस क्या होगा, जो भी गैस होगा, अगर फिजिकल स्टेट गैस है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा राइट। क्लियर है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, आपको डिक्रीज करेगा किसके साथ, विद द राइट, विद प्रोवाइड्स द मोर फ्रीडम राइट। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूं, ज्यादा होता है गैस में, और अगर गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, वो इजीली क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है राइट, तो वहां पे इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होता है, उनको ज्यादा फ्रीडम मिलता है कि वो क्या कर पाए राइट, अपने आप को कोलिजन में अपने आप को पार्टिसिपेट करवा पाए। तो अगर गैस के फॉर्म में स्टेट है राइट, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का अगर गैसियस फॉर्म में है, तो वहां पे क्या होगा, इजीली क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइज की बात करूं, फिजिकल साइज ऑफ द पार्टिकल की बात करूं, तो अगर मैं यहां बोलूं रेट ऑफ द रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेट ऑफ द रिएक्शन जो भी होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फिजिकल साइज। फिजिकल साइज क्यों होगा मैं आपको भी बता रहा हूं, फिजिकल साइज, और यही क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब एक्चुअली होता है क्या है, अगर फिजिकल साइज, अगर क्या है, फिजिकल साइज छोटा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों, आप फिर यहीं पे वापस लौट के आओगे, सरफेस एरिया, जो सरफेस जो एक्सपोज्ड है राइट, वो क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। सिमिलरली अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, जो भी रिएक्टिंग उनको एक क्या है, एक सरफेस मिल रहा है जिन पे वो आपस में कोलाइड कर रहा है और आपको एक प्रोडक्ट दे रहा है। आगे अगर मूव करूं, मैं बात करूं केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट की बातें करूं राइट। अब डिफरेंट रिएक्शन की राइट, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज हैं, जिनके वजह से राइट उनके पास क्या होगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो उनको ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट देगा। तो ये डिपेंड करेगा बच्चे कि आपके पास किस तरह के
केमिकल रिएक्टेंट्स हैं। क्लियर? आगे बात करूं कंसंट्रेशन की बात करूं, सेकंड क्या है कंसंट्रेशन की बात करूं, कंसंट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, राइट, आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। प्रेशर की बात करूं, प्रेशर की बात करूं, अगर मेरे पास सॉलिड की बात करूं, राइट, सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेज में पाए जाएंगे, राइट, सॉलिड तो आप, राइट, आप ऐसे इग्नोर करके चलोगे, क्यों सॉलिड को इग्नोर करके अपन चलेंगे, क्योंकि प्रेशर उन पे किसी भी तरह का क्या नहीं करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर करेगा। लेकिन जब मैं गैस की बात करता हूं, जैसे प्रेशर आप बढ़ाते हो, राइट, जो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहा होता है वो कोलिजन का रेट बढ़ जाता है, राइट, और जिनके वजह से क्या होता है आपके पास वो पार्टिकुलर, राइट, जो भी कोलिजन हो रहा है, प्रेशर आपने अप्लाई किया, पार्टिकल्स आपस में टकराने शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, आपके पास इफेक्टिव, राइट, कोलिजन ज्यादा होंगे और आपको क्या मिलेगा, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर मैं गैस के केस की अगर मैं बात करूं, तो प्रेशर जितना बढ़ाओगे बच्चे, राइट, प्रेशर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? समझ में आई बात है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। अब देखो टेम्परेचर की बात करो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्यों रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जो भी पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे तो पार्टिकल का रेंडमनेस, राइट, मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस बढ़ जाएगा, जिसके वजह से वो आपस में कोलाइड करेंगे और आपको एक इफेक्टिव result produce करके देंगे, right? So these are the factors that we have discussed, right? And these are very important factors, right? That affects the rate of the reactions. अब आगे चलते हैं और आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं, that is known as the relation between the rate constant and the temperature, right? और इसी पार्टिकुलर चीज को अगर मैं आपसे मैं सिंपल दूसरी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, that is the Maxwell and the Boltzmann energy distribution की बात आ जाती है। अब देखिए यहां पे क्या कहा गया, यहां पे आपसे बोला गया कि अगर आप, राइट, अगर आप टेम्परेचर को फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन जो हो जाएगा वो 2 to 3 टाइम्स चला जाएगा, राइट। अगर आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर क्या करेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन को 2 to 3 टाइम्स करेगा। मिनिमम कितने टाइम्स करेगा बच्चों, मिनिमम 2 टाइम्स करेंगे। तो इनके वजह से मैंने क्या किया, एक डिफरेंट कोफिशिएंट मैंने डिफाइन किया, दैट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअली में होता क्या है, इस चीज को समझिएगा। अगर मैं बात करूं, ये रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, rate constant of a reaction at two different temperature which will be differ by 10 degree centigrade. For example, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये कुछ ऐसा होगा, राइट, कि T प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय KT, और ये आपको क्या देगा, 2 to 3 देगा। क्या देगा, 2 to 3 टाइम्स देगा। क्या दे देगा बच्चों, 2 to 3 टाइम्स। तो हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द टेम्परेचर आपको क्या देने जा रहा है, 2 to 3 टाइम्स आपको क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है। मिनिमम 2 टाइम्स तो आपको करेगा। अब यहाँ पे एक कर्व मैंने लिया है, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात अगर मैं करूं, अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक T टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, और ये यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, T प्लस 10 डिग्री राइज करके बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी रिएक्शंस होंगे वो, अब देखो यहाँ एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ द एडिशनल मॉलिक्यूल व्हिच रिएक्ट्स एट 10 प्लस 2 डिग्री, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 10 डिग्री पे, अगर मैं बात करूं KT डिग्री पे, और जैसे मैंने 10 डिग्री बढ़ा दिया, दैट इज KT प्लस 10 डिग्री मैंने कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा यहाँ पे देखना चलो से, ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ओके, जस्ट अ मिनट, रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चे, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा पार्टिकल्स कोलाइड करना शुरू कर दिया जो आपको रिएक्शंस दे रहे हैं। इस पर मैंने बोला कि जैसे आप हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको 2 to 3 टाइम्स रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने शुरू कर देते हैं और आपको रेट ऑफ रिएक्शन को 2 to 3 टाइम्स बढ़ा देता है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, इनके
अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या नहीं मिला, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला। तो अब एक पार्टिकुलर डेफिनेशन, एक पार्टिकुलर इक्वेशन दिया गया, आर्हेनियस ने इस इक्वेशन को दिया। इस पार्टिकुलर चीजों को समझते हैं, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू प्लीज पे अटेंशन, चीजों को समझिएगा। डाउट्स आए तो प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी इन टेकिंग एवरीवन्स डाउट। तो चलिए इसे समझते हैं। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन आपके पास k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहां पे समझते हैं क्या क्या है। अगर मैं a की बात करूं तो a क्या आ जाएगा? बस आर्हेनियस, या इसी को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, या आप इससे बोल सकते हो आर्हेनियस, या इसी को आप क्या बोल सकते हो? प्री एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फैक्टर अपन बोलते हैं। आगे मूव करो, अगर मैं बात करूं ए ई की बात करूं, ए ई क्या आ जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर मैं बात करूं किसकी, आर की बात करूं, तो ये आपको पता है क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या है ये? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। और इनकी वैल्यूज बेटा आपको पता होना चाहिए दो, या तो आप जूल में इसकी वैल्यू बताओ या फिर कैलोरी में इसकी वैल्यू बताओ। तो दो वैल्यूज आ जाती है। जूल की अगर मैं बात करूं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आपको याद रखना है टेम्परेचर यहां पे अपन किस में लेते हैं? केल्विन में लेते हैं। दूसरी वैल्यू इसकी क्या आ जाती है? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। राइट, दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है? टी है, और टी मेरे पास क्या है बच्चों? टी मेरे पास टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर किस में है? केल्विन में। किस में है? केल्विन में। अब देखिए, अगर आप थोड़ी सी भी मैथ्स की आपको समझ हो तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। समझना बच्चों, डाउट्स होंगे तो प्लीज डू लेट मी नो। अगर मैंने यहां पे क्या कर दिया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जस्ट मिनट। ओके, टेम्परेचर को बच्चे मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, पूरे फ्रैक्शन की बात अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रैक्शन नेगेटिव में एक्सपोनेंट है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर मैंने क्या कर दिया बच्चे? अगर मैंने, देखना यहां पे, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाते के की वैल्यू बढ़ गई। अगर मैंने यहां पे क्या किया? टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को मैंने क्या किया? कम किया, तो के की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? कम हो जाएगी। पहली चीज। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं, दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या आ जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं। अगर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाया तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। देखो एक्सप्रेशंस को देखिए, इक्वेशन को देखिए। राइट, अगर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया तो क्या आ जाएगा? के की वैल्यू कम आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इनका रिवर्स करूं, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दूं, डिक्रीज कर दूं, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब मैं दोनों को क्लब करता हूं बच्चे, कंबाइन करता हूं, और मैं आपको बताता हूं अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मैं क्या बता सकता हूं? राइट, कि के एक तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पे। राइट, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओ के की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओ के की वैल्यू घट जाएगी। और ये क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी इसके एक्टिवेशन एनर्जी। और इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेस पे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे। क्लियर? यहां तक समझ में आया? किन्हीं को डाउट्स तो नहीं है? अब चलिए मैं आगे चल रहा हूं और इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को और फर्दर अपन क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। राइट, और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या मेरे को रिजल्ट मिल सकता है। अब मैंने यहां पे क्या कर दिया? ln यूज किया, तो आप ln क्या जाएगा? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी आएगा। तो मैंने क्या कर दिया? 1/t कर दिया। और एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया बच्चों, ध्यान सुनना, 1/t। और यहां पे मैंने क्या कर दिया? ln k। क्या कर दिया बच्चे? ln k की बात कर दी मैंने यहां। राइट, अब देखना यहां पे, जैसे मैंने ln k और 1/t के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये कुछ ऐसा आएगा ln a, और कुछ ऐसा आएगा,
और यहाँ पे स्लोप आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर में। क्लियर है, समझ में आई होप कि समझ में आएगा। अगर आप बोलोगे सर लॉग की बात करो तो लॉग में भी सेम आएगा, राइट, बस लॉग में क्या एक फैक्टर्स आपके पास आ जाएगा 2.303। बेसिक्स है, आई होप कि आपको समझ में आएगा, राइट। अब देखिए अगर मैंने इनको डिफरेंट टेम्परेचर, राइट, अगर मैंने मान लिया, राइट, अब इसे मैं क्या करूं डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर्स की अगर मैं बात करूं, मतलब अगर मैंने इसे एट टेम्परेचर T1 मान लिया और T1 के रिस्पेक्ट में K की वैल्यू लेटर सपोज K1 मैंने मान लिया, राइट, और दूसरा मैंने केस क्या लिया, टेम्परेचर T2 लिया और इनके रिस्पेक्ट में K2 ले लिया, क्या ले लिया, K2 ले लिया। अब देखो मैं सेम चीज को बच्चे मैं यहाँ पे इस पार्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर रहा हूं और नाउ लेट अस सी, राइट, मैंने क्या किया, ln K1 is equal to ln A minus EA upon RT1, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। सेकंड इक्वेशन की अगर अपन बात करें बच्चे तो सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ln K2 is equal to ln A minus EA अपॉन RT2, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, तो आपको यहां पे समझ में आएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ln K2 माइनस ln K1, राइट, और यहां पे तो क्या आ जाएगा आपके पास EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2 आ जाएगा बच्चों, राइट। अब देखो यहाँ पे लॉग का, लॉगरिथमिक का, राइट, ln का आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉपर्टीज यूज करोगे और आपको यहाँ पे पता चलेगा ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, अगर मैंने कर लिया बच्चे EA अपॉन R मैंने कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये आपको आपके माइंड में आना चाहिए, क्या आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ln, क्या आना चाहिए बच्चों, ln K2 अपॉन K1 और इसकी वैल्यू क्या है EA अपॉन R और अपॉन 1/T1 माइनस 1/T2, राइट। तो ये चीजें, ये पार्टिकुलर इक्वेशन बच्चे ये आपको हर जगह यूटिलाइज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए और प्लीज मेक श्योर कि आप इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह की बेसिक से फॉर्मूला को आप इजीली कैरी आउट कर दो। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पार्टिकुलर डेरिवेशन। किसी भी तरह का कुछ डाउट्स अगर आपके पास होगा, प्लीज फील फ्री टू, राइट, आस्क ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी इन टेकिंग एवरीवन्स डाउट, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है और इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, राइट, कैलकुलेट E, राइट। क्या है, K की वैल्यू दे रखा है, क्या है 4.1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 11, राइट, इंटू E000 K/T। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या किया, सेम आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी पता बच्चे, दैट इज K इज इक्वल टू A E रेज टू द पावर ऑफ माइनस EA अपॉन RT। मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। दोनों को मैंने क्या किया, कंपेयर किया, और जब आप कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू पता चलेगा आपको, दैट इज 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 11, राइट। और अगर मैं माइनस EA अपॉन RT की अगर मैं बात करूं, माइनस EA अपॉन RT की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहां पे देखो, देखो यहां पे माइनस 28000, राइट, अपॉन क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, अब देखो ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, T और T क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा, तो EA की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी में से पूछा गया, यहां पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, 28000 इंटू R आ जाएगा।
अब यहाँ पे आपको आर की वैल्यू पुट करनी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है और आपको ई ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे निकालोगे, इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, ई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या विद प्रॉपर यूनिट्स। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, कुछ डाउट्स अगर मुझसे पूछिएगा। द रेट कांस्टेंट, राइट, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, decomposition reaction of H2O2 is given by the equation, right? एक इक्वेशन दे रखा है आपके पास और यही क्या है, इसके रेट कांस्टेंट है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का। उसके बाद आपको बताना है कि टाइम किस टेम्परेचर पे, एट व्हाट टेम्परेचर इसके हाफ पीरियड कितने हो जाएंगे, 256 मिनट्स। अब देखो किस तरह से मल्टी कॉन्सेप्ट, राइट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपको एक डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पुट कर देगा। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको एक पार्टिकुलर, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं बच्चों, तो एक पार्टिकुलर इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज log k इज इक्वल टू क्या हो जाता है, log a, अभी हमने पढ़ा बेटा कुछ देर पहले, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। कुछ ऐसा ही होता है। अब आपको यहां पे देखो दूसरी वैल्यूज भी दे रखी, क्या दे रखी, log k is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to the power of 4, कुछ ऐसा दे रखा है। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, राइट। जैसे आपने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, राइट, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आपने कंपेयर किया तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको यहां पे पता चल जाएगा log a, राइट। और log a कितना हो जाएगा, 14.34, क्या आ जाएगा, 14.34। ये किसकी वैल्यू आ गई, log a की वैल्यू। अब मैं आगे मूव करता हूं, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, पहले मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोनों को इक्वेट करता हूं और दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। माइनस ई ए अपॉन क्या आ जाएगा, 2.303 आरटी, और इनकी वैल्यू किसके बराबर है, माइनस, राइट, 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई टी। अब देखो यहां पे क्या आएगा, t और t दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए की वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2.303, राइट। ये किन की वैल्यू आ गई आपके पास, ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब यहां पे आप क्या करोगे, यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट, यूनिवर्सल सॉरी गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे और आपको एक्टिवेशन एनर्जी यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात। तो आप मुझे निकाल के इसके सॉल्यूशन दोगे। अब मैं आगे बात करूं, आगे में इससे क्या पूछा गया, आगे में इससे पूछा गया है कि अगर टेम्परेचर क्या होगा, अगर टी हाफ, राइट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कितना दे रखा है, 256 मिनट्स दे रखा है। क्लियर, कोई बात नहीं। अब देखिए मैंने क्या किया, आपको पता है के की अगर मैं बात करूं तो के इसको क्या था, 0.693 अपॉन टी हाफ, ऐसा ही आएगा। ये क्या जाएगा, 0.693, टी हाफ की वैल्यू 256 आ जाएगा, राइट, मिनट इनवर्स आ जाएगा। अब देखिए मैं सेम, राइट, अब मैं इसकी के की वैल्यू में मेरे को आगे बच्चे के की वैल्यू आगे, अब मैं इसमें के की वैल्यू पुट करूंगा तो log के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आपके पास आ गया 0.693 बाय 256 is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to the power of 4 by t, राइट। अब देखो सारे कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल के आपके पास टेम्परेचर है, तो यहां से आप इसे सॉल्व करोगे और यहां पे मुझे क्या करोगे, टी की वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे बताओगे। बिल्कुल सिंपल सा है। और बच्चे मैं आपसे, अब मैं अगर चाहूं तो मैं 1 मिनट में यहाँ पे आंसर पुट कर सकता हूं, राइट, बट मैं आंसर इस वजह से पुट नहीं कर रहा हूं बच्चे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप सॉल्यूशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन ही बच्चे आपके टाइम क्या करते हैं, जाया करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो कैलकुलेशन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं।
तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेशन अच्छे करो, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन, जितने डिफिकल्ट कैलकुलेशन कर सकते हो उसे कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग गोइंग टू वेरी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। क्लियर? आगे मूव करते हैं और एक और क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, और फिर आज की क्लास को अपन वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द टू गैसेस रिएक्शंस राइट फॉलोइंग डेटा आर गिवन, ए गिविंग बी, K1 की वैल्यू दे रखी है बच्चे, C गिविंग D, K2 की वैल्यू दे रखी है। आपको बोला गया द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2। मेरे को पूछा गया वो टेम्परेचर बताओ जब K1 और K2 की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। कोई बात नहीं, K1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे देखो 10 रेज टू द पावर ऑफ 10 e रेज टू द पावर ऑफ 20,000 बाई t, राइट, माइनस इज इक्वल टू क्या है, 10 रेज टू द पावर ऑफ 12 e raised to the power of minus 24606 by t। एक तरफ लेके आ जाओ बच्चों, e raised to the power of minus 20,000 by t आ जाएगा, इसे मैं नीचे लेकर आ जाऊं, माइनस e raised to 24606 by t इज इक्वल टू क्या है, 10 raised 12 by 10 raised to 10। एक्सपोनेंट क्लास 8 7 की बात है, राइट, एक्सपोनेंशियली इसे सॉल्व करना है, बेस सेम है, डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, सिमिलरली दोनों की साइड होगा, तो ये क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर ऑफ, मैं डायरेक्टली करूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 20,000 माइनस 20,000 बाई टी माइनस 24606 बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 10 आ जाएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे, दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या जाएगा, माइनस में माइनस क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 4606 बाई टी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 आ जाएगा। अब इसे और फर्दर अपन सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, ln अगर मैंने ले लिया, सो दिस इज 4606 बाई टी इज इक्वल टू ln 10 स्क्वायर आएगा, राइट, तो ये क्या आ जाएगा 4606 बाई टी और इसकी वैल्यू क्या आएगा 2 ln 10, कुछ ऐसा आएगा। अब ln को आप क्या कर सकते हो, लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दिस इज 4606 बाई टी। अच्छा ये भी देखो सेम चीजें हैं, ये क्या 2 इंटू 2.303, तो ये मैं डेसिमल को हटाऊं बच्चों यहां से, जैसे मैंने डेसिमल को यहां से हटाया तो आपको क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 केल्विन, तो कितने पे, तो 1000 केल्विन पे क्या आ जाएगा, K1 और K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, राइट, आपको कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है फॉलो द स्टेटमेंट एंड दैट विल गिव यू द प्रॉपर रिस्पॉन्सेस, राइट। और कैलकुलेशन के लिए मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता, वहां पे बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है। उनमें से एक ये भी है कि आप अपने टाइम को किस तरह से कैलकुलेशन में बचा सकते हो, राइट, किस तरह डिफिकल्ट कैलकुलेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और उस पार्टिकुलर से जो भी टाइम आपका बचे उसे आप यूटिलाइज कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने। सो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन, राइट, ऑलमोस्ट, राइट, आपके जो है केमिकल काइनेटिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने कवर अप कर लिए हैं, राइट, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, जहां पर डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट थी मैंने डेरिवेशन भी करा, राइट, क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, राइट, और आई होप कि आपने भी प्रैक्टिस किया होगा, आपको भी चीजें समझ में आई होंगी, राइट। नेक्स्ट क्लास जो अपन करेंगे उनमें एक वन शॉट रखेंगे बच्चे, राइट, एक ही क्लास में अपन जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको अपन क्लब करेंगे, कंबाइन करेंगे और उनको एक सो दैट कि आपको रिवीजन में भी बहुत आसानी मिले, राइट, 30 to 40 मिनट्स के अंदर अगर पूरे चैप्टर्स को अगर अपन देख लेते हैं तो वो बिल्कुल आसान हो जाए, राइट। सो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with a lot of the content. Till then, stay healthy, stay safe, have lots of fun and lots of learning. Bye everyone.